युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 101। नेक्स्ट मॉर्निंग नैना का घर। सुबह के 8:30 बजे सभी लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि थोड़ी देर में सभी का ब्रेकफास्ट हो गया और उत्तम जी काम पर जाने के लिए तैयार होने लगे कि उतने में डोर बेल बजा तो सुरेखा जी ने तुरंत दरवाज़ा खोली तो देखा रेहान है। रेहान को देख वे तुरंत उसे अंदर आने के लिए साइड हट गई। रेहान इस वक्त बिजनेस सूट पहना था। उसे देख कोई भी कह सकता था कि वह भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हुआ है। नैना इस वक्त अंदर थी, वह कुछ काम करने में लगी हुई थी। वहीं उत्तम जी पैंट शर्ट पहनकर बाहर हॉल में आए तो रेहान को देख नमस्ते किया। बदले में रेहान ने भी उन्हें नमस्ते किया। उत्तम जी और रेहान बातें करने लगे कि उनकी आवाज़ सुनकर नैना भी किचन से बाहर निकली, जो कि वह अंदर काम कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा कि रेहान आया है, क्योंकि वह बोलकर गया था कि वह कभी उसे फोर्स नहीं करेगा आने के लिए और ना ही उसके घर आने के लिए कहेगा। पर रेहान को देख न जाने क्यों उसे मन ही मन सुकून मिला, क्योंकि वह जिस तरह गुस्से में बोल कर गया था तो नैना को तो यकीन नहीं हो रहा कि वह उनके घर आएगा। पर जो भी हो, आया यही सबसे बड़ी बात है। नहीं तो वह जो एक बार कह दिया तो कह दिया, वह अपनी जुबान पर अड़ा रहता है। उत्तम जी ने नैना को देख तुरंत कहा कि वह रेहान के लिए कॉफ़ी लेकर आए। उत्तम जी जैसे यह कहा कि रेहान बोला, नहीं अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे आप लोगों से कुछ बात करना है। नैना जैसे किचन में जाने को मुड़ी थी कि रेहान की बातें सुन वहीं रुक गई। अब उसकी धड़कनें तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत परेशान हो गई। उसके माथे पर परेशानी की लकीरें सब दिखाई देने लगे। वह मन ही मन कहने लगी, पता नहीं रेहान सर क्या सोच कर आए हैं। ज़रूर आज कुछ उल्टा ही कर बैठेंगे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे जल्दी से इन्हें रोकना चाहिए, नहीं तो सभी को सब कुछ बता देंगे। नैना अपना कदम आगे बढ़ाई कि रेहान उत्तम जी की तरफ देख बोला, अंकल मैं नैना को अपने साथ घर ले जाने के लिए आया हूँ। तभी नरेश जी नीचे वॉकिंग करके घर में आ गए। रेहान की कही हुई बातें सभी घर वालों ने सुन लिया। सुरेखा जी ने तुरंत अपना मुंह बना लिया। वहीं नैना तो उसकी बातें सुनते ही सुन पड़ गई। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रेहान को घूरकर देखने लगी। उसकी तो बोलती ही बंद हो गया। जो उसने सोचा था कि वह जाकर रेहान को रोक लेगी। नरेश जी रेहान को नमस्ते किए। बदले में रेहान ने भी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। अभी सभी लोग हॉल में इकट्ठा थे, सिवाय उत्तम जी के, दोनों बच्चों को छोड़कर। उत्तम जी अपने हाथ जोड़ते हुए रेहान से बोले, ज़रूर आप ले जाइए, यह तो आपकी अमानत है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। उत्तम जी इतना बोलकर नैना की तरफ देखे और बोले, नैना बेटी तुम तैयार हो जाओ, दामाद जी तुम्हें लेने आए हैं। तो मैं आज काम पर लेट जाऊंगा। आप दोनों के जाने के बाद मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा। उत्तम जी की बातें सुन रेहान को राहत मिला और वह मन ही मन खुद से बोला, अब क्या कहोगी नैना तुम? क्या अब भी तुम सबको ना कहोगी? अब मुझे भी देखना है तुम्हारा लास्ट डिसीजन क्या होता है। उतने में सुरेखा जी आगे आकर बोली, बिल्कुल नहीं, मैं नैना को नहीं भेजने वाली हूँ। सुरेखा जी का इतना कहना कि सबकी नज़र उन पर ही था और उनकी बातें सुन रेहान को चिढ़ गया। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अपने आप को कंट्रोल करने लगा। उत्तम जी सुरेखा जी को आंख दिखाते हुए बोले, यह तुम क्या कह रही हो? क्यों नहीं जाने दोगी? सुरेखा जी थोड़ी कड़क आवाज़ में बोली, आप तो चुप ही रहिए, आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं, क्योंकि हमारे दामाद जी ने नैना को अपने घर से ले जाने से पहले ही मना कर दी रखा था। अब उनका मन बदल गया तो वह उसे लेने के लिए आ रहे हैं, पर मैं उसे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अब मेरा इरादा बदल गया है। सुरेखा जी की बातें सुन उत्तम जी भड़क गए और रेहान वहाँ नहीं होता तो वह उन्हें बहुत कुछ सुना देते।
रेहान की वजह से शांत खड़े थे। वहीं सुरेखा जी अब रेहान की तरफ देख बोली, दामाद जी बताइए, अचानक से आपका इरादा कैसे बदल गया? क्योंकि मैं आपके ऑफिस जब मिलने के लिए गई थी तो आपने साफ साफ मना कर दिया और इन दिनों आप अचानक से उसे लेने आ रहे हैं। सुरेखा जी का इतना कहना कि रेहान अपनी बातें रखते हुए बोला, माना मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, इसलिए तो मैं नैना को लेने आया हूँ, तो प्लीज़ आप इतनी बात को ना बढ़ाएं। रेहान का इतना कहना कि उत्तम जी उसके चेहरे को देख रहे थे और वह शांत आवाज़ में बोले, ठीक है कोई बात नहीं, हर किसी के घर में छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अब दामाद जी खुद ही कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गया, वो अपनी गलती मान रहे हैं, तो तुम क्यों इतनी बात को बढ़ा रही हो? उत्तम जी हमेशा से रेहान की ही साइड लेते आ रहे हैं। जो देख सुरेखा जी को गुस्सा आने लगा, वह अपने पति पर ही भड़कते हुए बोली, आप तो बीच में मत ही बोलिए, मैंने कह दी ना कि मैं नैना को नहीं भेजने वाली, मतलब नहीं भेजने वाली, समझ में आई बात आपको? वहीं किचन रूम से थोड़ी सी दूरी बना के नैना खड़ी थी। यह सब नज़ारा देख उसे बहुत बुरा लगने लगा। वह समझ गई कि यह बात बहुत आगे तक जाएगा। बात ज़्यादा न बढ़े इसलिए नैना आगे आकर सुरेखा जी को रोकते हुए बोली, मामी प्लीज़ आप इस तरह से उनसे बात मत करिए। उन्हें मुझसे बात करना है तो आप लोग शांत हो जाइए। मामा मामी आप दोनों तो मत ही लड़ाई झगड़ा कीजिए। वहीं नरेश जी यह सब देख परेशान होने लगे। वह तो पहले ही पेशेंट हैं और ऊपर से घर में इतना ज़ोरों शोरों का आवाज़ सुनकर वह जाकर सोफे पर बैठ गए। नैना जल्दी से अपने पापा के पास जाकर घुटने के बल नीचे बैठ उनका हाथ पकड़ समझाते हुए बोली, पापा परेशान मत होइए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वह सिर्फ इन्हें मुझसे बात करना है और कुछ नहीं। नरेश जी बोले, फिर तुम इतने दिन से यहाँ क्यों रह रही हो? क्या हुआ है? कोई बहुत बड़ी बात होगी इसलिए तो तुम यहाँ रह रही हो और तुमने हम लोगों को कुछ नहीं बताया। रेहान भी समझ लिया कि उसके पापा की तबीयत खराब हो सकता है। यह सब देखकर वह भी उनके सामने जाकर खड़ा हुआ। रेहान बड़े नरमी से पेश आते हुए बोला, प्लीज़ अंकल आप तो परेशान मत होइए, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गया था जिसके चलते मेरे और नैना में थोड़ी कहा-सुनी हो गया, बाकी कुछ भी नहीं। उत्तम जी आगे आए और नैना और सुरेखा जी को ज़ोर से चिल्लाते हुए बोले, जब दामाद जी कह रहे हैं कि उनसे कोई गलती हो गया, वह अपनी गलती मान रहे हैं, तो तुम दोनों इतना बात बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? उत्तम जी इतना बोल बस सुरेखा जी की तरफ देखे और आंखें दिखाते हुए तेज आवाज़ में आगे बोले, सुरेखा तू तो क्या घर तोड़ने पर लगी है? नैना दामाद जी के साथ घर जाएगी मतलब जाएगी, यह मैं कह रहा हूँ। अभी इसी वक्त वह दामाद जी के साथ जाएगी। उत्तम जी इतना बोलकर चुप हुए कि रेहान आगे बोला, अंकल मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं शाम को नैना को पिकअप करने के लिए आऊँगा, तब तक वह अपने सामान पैक कर ले। रेहान इतना बोल नैना की तरफ देखा जो उसे घूर कर देख रही थी कि उतने में सुरेखा जी नैना के पास आकर खड़ी होके बोली, नैना अगर तुम इस घर से गई तो समझ जाना हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सुरेखा जी का इतना कहना कि सभी का चेहरा लटक गया और वहीं उत्तम जी गुस्से के मारे भड़क उठे। उनके अंदर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह सुरेखा जी का मुंह पर उल्टे हाथ दे मारे, पर उन्हें रेहान के सामने ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते थे, इसलिए वह अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करने में लगे। वहीं नैना तुरंत खड़ी हुई और रेहान का हाथ पकड़ कमरे के अंदर लेकर गई और अंदर जाते ही उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर गुस्से में रेहान की तरफ देखते हुए बोली, क्या मिलता है आपको यह सब करके? पहले मेरे साथ आपने यह सब किया,
अब मेरे पूरे परिवार वालों को। क्या आप थकते नहीं ये सब करके? क्या आप हमारे परिवार वालों को नीचा दिखाकर आपको सुकून मिलता है ना? एक ही बार जी भर के कर लीजिए, पर रोज़ रोज़ ये सब मत कीजिए। आपकी वजह से किसी की जान चली जाएगी। क्या दिखाई नहीं देता आपको? मेरे पापा की तबीयत खराब होने लगा। नैना यह सब गुस्से में बोले जा रही थी, रेहान को बोलने का मौका नहीं दे रही। वहीं रेहान भी तेज आवाज़ में बोला, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है तुम्हें ना तुम्हारे घर वालों को तकलीफ़ देना, समझी तुम? नैना तुरंत अपना हाथ आगे करते हुए उसे रोकते हुए बोली, बस कीजिए रेहान सर, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। अगर यही सब मैं आपके घर पर करूँ तो आपको कैसा लगेगा? तो आप मुझे धक्के मारकर घर से निकाल देते। मेरी बिना गलती के ही आपने क्या कुछ मेरे साथ किया। आपको तो बात बर्दाश्त नहीं होता तो आपने इतना बड़ा कदम उठाया। और अगर मैं ऐसे आपके घर में रोज़ आपके डैड के साथ करूँ तो कैसा लगेगा? नैना का इतना कहना कि रेहान गुस्से में उसकी बाहें पकड़ तेज से प्रेस करते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मेरे डैड के साथ ऐसी बदतमीज़ी करोगी तुम? रेहान इतना ही बोला होगा कि नैना भी कहाँ चुप रहने वाली। उसने भी दांत पीसते हुए बोली, आपका परिवार आपका और हमारा क्या? यह मत भूलिए रेहान सर, मेरी शादी एक मजबूरी और समझौते में हुआ था। मैंने अपने सिर्फ परिवार के लिए आपसे शादी की, तो सोच लीजिए मैं अपने परिवार वालों से कितना प्यार करती हूँ कि मैं अपने आप को बेचने के लिए भी तैयार हो गई थी। नैना ये सब कहते वक्त रोने लगी, पर गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वहीं रेहान अच्छे से देख सकता था। अब उसका हाथ ढीला हो गया और उसने नैना को छोड़ दिया। रेहान तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर तरफ फेर खड़ा रहा। वहीं नैना जो अभी रेहान के उसके हाथ जोर से पकड़ा था, वह अपनी दूसरे हाथ से पकड़ से हिलाने लगी, क्योंकि उसके हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द जो हो रहा था। रेहान गुस्से में बहुत था, पर अपने आप को बहुत शांत करते हुए बिना नैना की तरफ देखे बोला, अब तुम्हारा फैसला क्या है? प्लीज़ मुझे साफ साफ बताओ, और जो भी बात है ना, बाहर चलकर बातें करो। अब मैं चाहता हूँ ये सब आज के दिन ही निपट जाए, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तुम्हें तुम्हारे घर वालों को तकलीफ़ नहीं दे सकता। रेहान इतना बोल दरवाज़ा खोल के बाहर हॉल में आ गया, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा थे। नैना भी उसके पीछे बाहर आई। रेहान कमरे से बाहर आते ही सभी की तरफ देख बोला, मैंने नैना पर फैसला छोड़ दिया है। वह जो डिसाइड करेगी वही होगा। अगर वह मेरे साथ आना चाहती है तो ठीक, अगर नहीं आना चाहती है तो भी ठीक। मैं उसे आज के बाद फिर से फोर्स नहीं करूँगा और ना ही आप लोगों के घर आऊँगा। रेहान का इतना कहना कि उत्तम जी परेशान होकर रेहान को देखने लगे। वह नैना का कभी भी बुरा नहीं चाहते थे, उसे वह अपनी बड़ी बेटी की तरह प्यार करते थे। वहीं सुरेखा जी को भी बुरा लगा, रेहान डायरेक्ट ऐसा कह रहा है, पर नैना की फैसला का इंतज़ार करने लगे कि आखिर वह क्या डिसीजन लेती है। वहीं अब नैना के आंखों में आंसू भरे हुए थे, उसे ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा, और जैसे वह पलकें झपकाई कि उसकी आंखों से आंसू लुढ़कते हुए गाल पर आ गए, और नैना अपने हाथों से साफ करते हुए उसके तरफ देख रही थी। उत्तम जी नैना के तरफ ध्यान से देख उन्हें लगा कि वह कहीं गलत फैसला ना ले, इसलिए वह उसके पास आते ही बोले, नैना बेटी, तुमने दामाद जी के साथ घर जाना चाहिए। रिश्ते बार बार नहीं जुड़ते, और बिहाइता बेटी मायके में जब रहती है तो लोग क्या पता किस नज़र से देखते हैं, पर क्या नाम देते हैं। पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, बात को समझो। हर किसी के घर में छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इतना मतलब यह थोड़ी ना कि रिश्ते तोड़ दे। क्या तुम्हारे मम्मी का और मेरे नहीं
तुम जब से समझदार हुई हो तब से देखते आ रही हो हम कितने लड़ते झगड़ते हैं, पर हम दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेंगे। उत्तम जी बहुत समझदार थे। नैना को समझाया और वह जिस तरह से बोल रहे थे, नैना अपनी नज़रें नीचे किए हुए रो रही थी। वहीं नरेश जी उठकर खड़े हुए और अपनी बेटी के पास जाकर बोले, तुम्हारे मामा से ही बात कर रहे हैं बेटी। तुम्हारी जिंदगी का सही बीतने वाला है। तुम्हें दामाद जी के साथ अपने घर जाना चाहिए। अब सैलाब तुम्हारे हाथ में है। सुरेखा जी ने कुछ नहीं कहा। वह गुस्से में अभी भी खड़ी थी, पर वह कुछ बोल नहीं रही थी। उन्हें भी पता था अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो जरूर उत्तम जी बौखला जाएंगे, इसलिए वह चुप रहने में ही अपनी भलाई समझने लगी। वहीं नैना ने अपनी नज़र उठाकर तरफ देखी और अपने आंसू साफ करते हुए अपना सिर हाँ में हिला दी और धीरे से बोली, हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। नैना का इतना कहना कि रेहान खुश हो गया। वहीं उत्तम जी, नरेश जी, सभी लोग खुश हो गए। उन्हें अच्छा लगा कि उनकी फैमिली। नरेश जी ने तुरंत नैना को अपने हाथों अपने गले लगा लिया। वहीं उत्तम जी उसके सिर पे हाथ रख आशीर्वाद देने लगे। रेहान सभी के तरफ देख बोला, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक डायरेक्ट यहीं आऊँगा और मैंने अपने साथ अपने घर लेकर चला जाऊँगा। और एक नज़र नैना की तरफ देख बोला, तुम अपनी तैयारी कर लेना। रेहान की आवाज़ सुनते ही नैना अपने आप से दूर हुई और सीधे कमरे में चली गई और कमरे में आकर वह रेहान को भला बुरा बोलते हुए रोने लगी। रेहान हाथ जोड़ उत्तम जी और नरेश जी से माफ़ी मांगते हुए बोला, अंकल इसमें नैना की कोई भी गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी और मैं अपनी गलती मानता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी बेटी को कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा। उत्तम जी हाथ जोड़ते हुए बोले, कोई बात नहीं दामाद जी, छोटी मोटी बातें आप लोग मिलकर ही सुलझा लीजिए। बेटियां मायके में रहकर तो आसपास के लोग नाम रखते लग जाते हैं और आप तो समझदार हैं, अगर वह कोई गलती भी करती है तो अब समझ के लीजिए। अब हमारी तो बेटी है, हम तो बचपन से उसे पाल पोस के बड़े किए हैं, इसलिए हमें दर्द होता है। रेहान ने हाँ में सिर हिलाया और सभी से अलविदा लेकर घर से बाहर निकला, ऑफिस के लिए चला गया। वहीं उत्तम जी ने सुरेखा जी को बहुत फटकार लगाया, पर सुरेखा जी ने सब कुछ नहीं कहा क्योंकि अब तो नैना रेहान के साथ जाने वाली है। पर वह गुस्से से अपने कमरे में चली गई। वहीं उत्तम जी ने आज ड्यूटी पर जाने का कैंसिल कर दिया। दोपहर का वक्त मयंक अपने ऑफिस में जाकर कुछ फाइल चेक कर रहा था जो कि उसके पुराने कस्टमर थे। आजकल वे लोग भी उन लोगों से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कंपनी काफ़ी लॉस में जाने लगी। जो देख मयंक को बुरा लग रहा था। वह जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रहा था क्योंकि उसे आज ही दिल्ली जाने के लिए निकलना था। वह अपना काम करने में बिजी था कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा और वह अपना मोबाइल ले की तरफ देखा तो यह कॉल किसी और का नहीं बल्कि रघु का था और उसने झट से कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव करते ही मयंक उत्सुक होते हुए पूछा, हाँ बोलिए रघु भाई, आप कैसे हैं, क्या कोई खबर मिला? मयंक की हड़बड़ी से रघु को भी समझ गया कि वह कितना उतावलापन है। जो भी हो, बहुत अच्छे से समझ गया था कि रघु बोला, देखो मुझे थोड़ा वक्त लगा पर हमने पूरी तरह मुंबई का छान मारा, यहाँ तक कि पूरा महाराष्ट्र में तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी फैमिली कहीं भी नहीं थी। इसका मतलब यह महाराष्ट्र छोड़कर कहीं भी अंदर स्टेट में नहीं है। रघु का इतना कहना कि मयंक उत्साहित एक कदम मायूस होकर आगे लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, तो तुम फिर कैसे पता चलेगा कि वह लोग कहाँ हैं? अब तो वह
पता चल सकता ना बोलिए ना रघु भाई, ना पता चल सकता है ना कि वे लोग कहाँ हैं। रघु उनकी परेशानी बड़े अच्छे से समझ गया और वह उसे समझाते हुए बोला, क्यों नहीं पता चल सकता, सब कुछ पता चल सकता है। तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे हम दोनों ने मुंबई का चप्पा चप्पा छान मारा और पूरे महाराष्ट्र में हमने खोज तो पता चला कि वे लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। इसी तरह हम उन्हें बाकी ढूंढ कर। अब रघु थोड़ा सख्त होते हुए बोला, कोई खाने वाली चीज़ नहीं है, जो यहाँ नहीं मिला तो हम कहीं दूसरी जगह खरीद कर लेकर लाकर तुम्हें देंगे। इंसान है, वे लोग भी कहीं छुप कर ही बैठे होंगे। वो भी चाहते होंगे कि वह किसी की नज़र में ना आए। ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए वक्त लगता है, पर तुम इतना परेशान मत हो, ना ही किसी को करो। तभी मयंक को लगा कि वह रघु को बता दे कि माफिया के लोगों ने उनके 5 करोड़ रुपए 2 बार में दे चुका है, पर कुछ सोचकर वह नहीं बोला। रघु उसे तेज आवाज़ में बोलकर अपना कॉल काट दिया और कॉल कट होते ही मयंक मोबाइल डेस्क पर रख अपने दोनों हाथ अपने माथे को रब करने लगा। वह जितना भी सोचता था अपनी परेशानी साइड में रख कम कर फोकस देगा, पर वह नहीं दे पा रहा था। आए दिन उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, पर मयंक आज सोच लिया था कि वह आज 1-2 कस्टमर से मिलकर बिजनेस फिर से स्टार्ट करेगा। जो सोचकर उसने फिर से डिसीजन लिया और अपने आप को मोटिवेट करने लगा। कैबिन में बैठा युग से बातें करते हुए बोला, नहीं मयंक, मुझे हार नहीं मानना है। तुझे पीहू को भी ढूंढना है और अपनी कंपनी को भी पहले जैसा बचाना है, और आज डैड को भी लेने जाना है। तेरे रास्ते में जितनी भी परेशानी आएगी, तुझे हर किसी से लड़ना होगा। तुझे बार बार मन्नत के घर जाकर उससे भी माफ़ी मांगना होगा। शायद वह कभी तुझे पीहू का एड्रेस बता दे। तुझे रघु भी भरोसा करना होगा, जिस तरह से उसने पूरे महाराष्ट्र में पीहू को ढूंढने के लिए मदद किया, ऐसे ही आज नहीं तो कल पूरे इंडिया में वह ढूंढेगा। हो सकता है वही मुझे पीहू का पता बता दे। मुझे हार नहीं मानना है, मुझे अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। मयंक लगातार अपने आप को मोटिवेट कर रहा था और जल्दी से उठा और वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा ठंडे पानी से साफ किया और जल्दी से फ्रेश होकर कैबिन से बाहर निकला। जो उसके पापा के राइट हैंड थे, जिनका नाम महेंद्र सिंह था, उनकी उम्र करीब 50 के ऊपर होगी। यूँ कहा जाए तो उसके पापा की उम्र के थे और वह इस वक्त कंपनी के काफ़ी समय भी काम कर रहे थे। मयंक उन्हें अपने साथ लेकर उसके बहुत बड़े बड़े कस्टमर थे, उनकी मीटिंग करने पहुंच गया। आज वह दिन में 3 कस्टमर के साथ पास मीटिंग किया। वह रिक्वेस्ट किया कि फिर से बिजनेस चालू करे। वैसे बिजनेस तो चालू था, पर वह बहुत ही कम रिस्पॉन्स देते थे, यहाँ तक कि ज़्यादा कुछ परचेस नहीं करते थे, जिसके वजह से उन्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। 3 कस्टमर में से एक तो कह दिया जब ज़रूरत पड़ेगा तो वह बता देंगे, तो मयंक उन लोगों से रिक्वेस्ट भी वह कहाँ नेक्स्ट वीक वापस मीटिंग करने आएगा। ऐसे तो उसने काफ़ी सारे कस्टमर के लिस्ट निकाला था। आज के दिन वह ज़्यादा लोगों के साथ मीटिंग नहीं कर सकता। 3 लोगों के साथ करने में ही उसके शाम का वक्त बीत गया। उसने अपने शेड्यूल बनाया कि हर रोज़ वह 2 कस्टमर के साथ या 3 कस्टमर के पास आया जाया करेगा और जो न्यू कस्टमर है उनके पास भी जाकर वह अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करेगा। और आज मयंक पूरा दिन बहुत भाग दौड़ से वही उस पर कोई तो नज़र रख रहा था। वह आज कहाँ कहाँ जा रहा है और क्या क्या कर रहा है। और जब मयंक अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा तो वह आदमी कॉल करके सब कुछ बता दिया, और यह कोई और नहीं बल्कि तेजा का ही भेजा हुआ आदमी था।
जब शेरा को यह सब पता चला तो वह यह सब बताने युग के पास पहुंच गया। शेरा युग के कैबिन में गया और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सब कुछ बताया। शेरा को ये भी इन्फॉर्मेशन मिल गया कि उसकी कंपनी कितनी लॉस में जा रही है। उसने युग को सब कुछ भी बता दिए। सब सुनने के बाद युग ने शेरा से कहा उसके डैड के जाने के बाद उसके कंपनी का थोड़ा डिटेल्स और लेकर आओ। युग ऑर्डर पाते ही शेरा हाँ में सिर हिला दिया और कैबिन से बाहर चला गया और कॉल लगाकर इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया। युग किसी ने भी इतना दिलचस्पी नहीं होता था, पर पता नहीं कि वह मयंक के केस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने लगा। वैसे तो देखा जाए तो मयंक उसके दुश्मन का भाई है, पर युग मयंक को उस नज़रिए से कभी नहीं देखा। उल्टा वह उसे नादान और मायूस ही समझता था। शाम का वक्त 6 बजे नैना का घर। नैना ने आज के दिन में ही अपने सभी कपड़े पैक कर लिए और रेहान के ऊपर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। दिन में उत्तम जी और नरेश जी ने उसे काफ़ी ज़्यादा समझाया कि उसका यहाँ मायके नहीं बीतने वाला। उसे अपने घर ससुराल अपने परिवार को देखभाल करे और वहाँ अच्छे से रहे। हर किसी ने घर में छोटी मोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी सी बातों का इतना बढ़ावा ना दे। नैना आज चली जाएगी, इसलिए पायल उसके लिए कुछ चटपटा सा बनाने लगी। और जब पायल को पता चला कि रेहान उसे लेने आ रहा है तो उसे कुछ सूझा और वह जल्दी से नैना की हेल्प लेते हुए गुलाब जामुन बनाने लगी और फटाफट उन दोनों ने मिलकर गुलाब जामुन बनाए। पायल के दिमाग में क्या चल रहा था यह बात तो नैना भी नहीं जानती थी। और जब नैना ने गुलाब जामुन तैयार होने के बाद किचन स्लैब पर रख दिए, पायल ने 2-3 गुलाब जामुन एक कटोरे में किचन के नीचे छुपा कर रख दी। जब नैना किचन से बाहर आई तो पायल वापस जल्दी से किचन में गई और उसने एक छोटे से कटोरे में थोड़ा सा पानी और बहुत सारा नमक का घोल बनाकर उसने गुलाब जामुन को डुबा कर रख दी। मन ही मन बहुत मुस्कुरा रही थी और जल्दी से उसने वापस उसी जगह छुपा कर रख दिए जहाँ की वह पहले छुपा कर रखी थी। 6:15 पर रेहान अपना कार लेकर उनके बिल्डिंग के नीचे पहुंचा और पार्किंग एरिया में कार पार्क करके लिफ्ट से होते हुए फ्लोर पर पहुंच गया। जब उसने डोरबेल बजाया तो सभी लोग समझ गए कि रेहान ही आया होगा। पायल दौड़ते हुए जाकर दरवाज़ा खोली तो सच में रेहान ही दरवाजे पे खड़ा था। अब उत्तम जी नरेश जी भी सामने आकर खड़े हो। उत्तम जी ने फिर से हाथ जोड़कर रेहान को अंदर आने के लिए कहा। रेहान को देख नैना तुरंत किचन में चली गई। वहीं पायल भी किचन में आई और वह नैना से बोली, नैना दी आपने जीजू के लिए कॉफ़ी बना देती। पायल का इतना कहना कि नैना ने कोई जवाब नहीं दिया और पायल जल्दी जल्दी रेहान के लिए कॉफ़ी बनाने लगी। पायल ने किचन में गाना गुनगुनाते हुए कॉफ़ी बनाने लगी। सजना मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। उसको इस तरह गाना गाता देख पायल अपना आईब्रो से उड़ाते हुए किचन से बाहर निकली और सीधे बेडरूम में जाकर वह रेडी होने लगी। बाकी के लोग चाय और रेहान के लिए कॉफ़ी बनाकर पायल हॉल में आकर सभी को देने लगी। वहीं रेहान बाकी लोगों से बातें करने में बिजी था। रेहान ने पायल के हाथ से कॉफ़ी ले पीने लगा। कॉफ़ी तो सच में बहुत अच्छा बना हुआ था। अब पायल मुस्कुराते हुए रेहान से बोली, जीजू मैं ना आपके लिए खाना बना रही हूँ, बिना खाए आप नहीं जाएंगे। बस बन ही गया है, सिर्फ मुझे रायता बनाना है। और नैना दी कब से मिलकर दोपहर से खाना बना रहे, बहुत कुछ खाने में बना है। पायल नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। वहीं उत्तम जी उसे आंख दिखाते हुए बोले, पायल बिटिया दामाद जी खाना खा कर ही जाएंगे, पहले उन्हें कॉफ़ी तो पी लेने दो। और नैना बेटी जाओ जाकर कह दो कि तैयार हो जाए। वहीं रेहान मना करते हुए बोला, अंकल मैं इतना जल्दी डिनर नहीं करता, वैसे भी डैड मेरा खाने पर इंतज़ार करते होंगे तो मैं घर जाकर उनके साथ ही खाना खा लूँगा। पर उत्तम जी कहाँ मानने वाले के वह तो जिद करने लगे कि
ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही खा कर ही जाए। और उनको इतना जिद करते देख रेहान उन्हें मना भी नहीं कर पाया और वह भी मान गया। वहीं नैना बेडरूम में नहा कर निकली और आज साड़ी पहनने लगी। वही हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी और मंगलसूत्र, बिंदी, मांग में सिंदूर भर के अच्छे से रेडी हो गई। और जब वह बाहर आई तो रेहान की नज़र उस पर ही जाकर टिक गया, क्योंकि नैना ज़्यादातर तो ड्रेस पहना करती थी और वह जब से अपने मामा के घर पर रहने आई है तब से रेहान ने उसे एक बार साड़ी में नहीं देखा। उसे इस तरह लुक में देखकर रेहान देखता रह गया। नैना जाने के लिए एकदम रेडी हो गई थी और साथ ही में वह अपना सूटकेस भी पैक करके आई थी। उतने में किचन में से पायल तेजी से बाहर आई और नैना के सामने खड़े होते हुए बोली, नैना दी, रुको, बिना खाना खाए आप जा नहीं सकती हो। और रेहान जीजू भी मान गए हैं, चलिए सब लोग खाना खा लीजिए। अब सुरेखा जी किचन में जाकर खाना लेकर हॉल में टेबल पर लगाने लगी। उन्हें अच्छा भी लगा कि नैना का घर बस गया, पर अभी भी रेहान की बातों से वह नाराज़ थी कि रेहान का जब दिल किया तो उसे शादी किया और जब दिल किया तो उसे छोड़ दिया। यही बात वह काफ़ी ज़्यादा दुखी थी कि हमें रेहान के आगे इस तरह तुरंत नहीं झुकना चाहिए था। नैना के लिए हमें लड़ना चाहिए था, पर उत्तम जी के सामने हार मानना ही पड़ा। पर जो भी हो, वह नाराज़गी को साइड में रख खाना खाने लगी ताकि नैना या रेहान बिना खाना खाए ना जाए। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठ गए। वैसे भी अब टाइम 7:30 हो गया था। रेहान ने अपने प्लेट में बहुत थोड़ा सा खाना लिया और चुपचाप खाने लगा। वहीं बाकी के लोग भी ठीक तरह से खाना खा रहे थे। सुरेख जी ने गुलाब जामुन से भरा हुआ बाउल बीच में लाकर रख दी। वहीं पायल कुछ बहाना ढूंढते हुए किचन में गई और वह जो किचन के नीचे गुलाब जामुन छुपा के रखे थे वह उठाकर लेकर आई। उसके तरफ किसी का भी नज़र नहीं गया। सब अपने खाने में बिजी थे या कोई आपस में बातें कर रहा था। वहीं पायल ने गुलाब जामुन रेहान के सामने रखते हुए बोली, जीजू, आज का गुलाब जामुन सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए बनाई हूँ, तो प्लीज़ आप ये खा लीजिए। रेहान एक नज़र पायल को देखा, एक नज़र नैना की तरफ देखा। उसे देख तुरंत नज़रें नीचे करके खाने लगी। रेहान हल्का मुस्कुराते हुए बोला, मैं मीठा नहीं हूँ। यह सुन पायल बोली, माना आप मीठा नहीं हो, पर एक गुलाब जामुन खाने क्या ही हो जाएगा। आप क्या इतना भी मीठा नहीं खा सकते? बचपन में तो खाया ही होगा, अब बड़े होने पर आदत छूट जाती। प्लीज़ मना मत कीजिए। पायल के लगातार जिद करने के बाद आखिरकार रेहान को मानना ही पड़ा, और कर भी क्या सकता था। वह खाना खाने के बाद चम्मच से गुलाब जामुन उठाकर जैसे मुंह में डाला चबाने, क्योंकि उसका टेस्ट जैसे उसके गले से उतरा वह तुरंत अपने मुंह पर हाथ लगा के खांसने लगा। अचानक से उसके ऐसे रिएक्शन से सभी लोग उसके तरफ देखने लगे। वहीं उत्तम जी बोले, क्या हुआ दामाद जी? रेहान के मुंह में गुलाब जामुन था, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पाया। वहीं उत्तम जी पायल की तरफ देखते हुए बोले, जब दामाद जी ने मना किया था कि उन्हें मीठा नहीं पसंद, तो तुमने जिद क्यों की? वहीं नैना को भी समझ में नहीं आया कि रेहान को अचानक से क्या हो गया, और वह पानी का गिलास उसके आगे रखी और वही रेहान बड़ी मुश्किल से एक गुलाब जामुन चबाते हुए खा लिया और गिलास से भरा हुआ पानी तुरंत पीने लगा। वहीं पायल अपना मुंह दबाकर हंस रही थी। उसे इतनी हंसी आ रहा था कि उसकी अचानक से मुंह से हंसी निकल गया, जो कि आप सभी को रेहान से नज़रें हटाकर पायल की तरफ देखा। नैना ने तुरंत अपनी आंखें छोटी करते हुए शक भरी नज़रों से पायल को घूरने लगी और इस तरह घूरता देख पायल जल्दी से नीचे झुका के जल्दी से बोली, वह शायद मैं ना गैस चालू कर दी हूँ।
इतना बोल पायल जल्दी से किचन में आई और अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। नैना पहले ही शक हो गया था। जब वह रेहान को गुलाब जामुन खाने के लिए जिद कर रही थी, उसने तुरंत वह कटोरी वाला गुलाब जामुन उठाई और चखी तो उसने भी बुरा सा शक्ल बना ली। वहीं उत्तम जी ने भी टेस्ट किया, सुरेखा जी ने भी टेस्ट किया। सभी को अब जाकर पता चला कि यह नमक वाला गुलाब जामुन पायल ने खास करके रेहान के लिए बनाई थी, इसलिए तो इतना जिद कर रही थी। वहीं उत्तम जी चिढ़ते हुए तेज आवाज़ में चिल्लाकर पायल को बुलाए। उनका इतना तेज आवाज़ सुनकर किचन में जो पायल हंस रही थी, अब वह उदास हो गई। उसे लगा कि अब उसके पापा सभी के सामने उसे चिल्लाएंगे या हाथ उठाएंगे। वह डरते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए किचन से बाहर निकली। उत्तम जी फिर से तेज आवाज़ में बोले, जिस तरह से तुम्हारा दिमाग चलता है ना, उसी तरह से कदम भी चलाया करो। जल्दी इधर सामने आओ। इतना सुनते ही पायल जल्दी से उनके सामने आकर खड़ी हुई और अपनी नज़र नीचे झुका लिए। उत्तम जी बोले, तुम क्या छोटी बच्ची हो? तुम्हें क्या इतना भी समझ नहीं है कहाँ पर मजाक मस्ती किया जाता है? ये कैसे मजाक है? खाने की चीज़ों में ये सब मिलाकर देने के लिए माफ़ी मांगो जल्दी से। पायल को बहुत शर्मिंदगी आने लगा। वह नैना चेयर से उठ खड़ी हुई और पायल के पास गई। रेहान पायल के तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, अंकल, पायल को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कि मुझे मीठा नहीं पसंद तो शायद उसने नमक डाल दिया, पर जो भी हो, यह गुलाब जामुन का टेस्ट मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। रेहान के मुंह से इतना सुन पायल फिर से खुद को हंसने से रोक न सकी और नज़र उठाकर फिर से हंसने लगी। वहीं उत्तम जी उसको इस तरह से हंसता देख अंदर ही अंदर चिढ़ रहे थे। वहीं पायल सभी को एक नज़र देख वापस चेयर पर बैठते हुए बोली, पता है रेहान जीजू, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आप आओगे और आपके लिए मैं नमक वाला गुलाब जामुन बनाकर खिलाऊंगी, पर मौका ही नहीं मिला था। आज सुबह आ जाते थे या आप अचानक से तो मैं नहीं बना पाती थी, पर आज जब मैं कॉलेज से आई मुझे पता चला कि आज शाम को आने वाले, तो इसलिए मैंने मौके का फ़ायदा उठा ली और आज मैंने आपको नमक वाला गुलाब जामुन खिला दिए। मुझे तो गुलाब जामुन बनाने नहीं आता, इसलिए मैंने नैना दी की हेल्प ली। पायल का इतना कहना कि रेहान नैना की तरफ देखने लगा और नैना अपने मन में कहने लगी, यह लड़की ने खुद गलती किया और अब मेरा नाम ले रही है। अभी इन्हें यही लगेगा कि मैंने ये सब इसको आइडिया दी हूँ। नैना अपने मन में यही सब सोच रही थी कि रेहान बोल पड़ा, ओहो, तो नैना भी इसमें शामिल थी। नैना का नाम सुनते ही पायल रेहान से बोली, नहीं जीजू, नैना दी को तो पता भी नहीं था। अगर उन्हें पता होता तो वह उठाकर फेंक देती, इसलिए तो मैंने ये छुपाकर आपके लिए रखी थी। पायल की कॉमेडी बातें सुनकर रेहान हंसने लगा। वह भी मजाक करते हुए बोला, तो एक दिन मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा ही कुछ सरप्राइज़ रखूँगा। जो सुन पायल मुंह टेढ़ा करने लगी और उसको इस तरह करता देख रेहान फिर से हंसने लगा। थोड़ी देर तक सभी लोग बातें करते रहे। उसके बाद रेहान सभी की तरफ देख बोला, अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।